ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम स्पॉटलाइट में प्रस्तुत है जनजातीय गौरव दिवस पर केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा के साथ आकाशवाणी के विशेष संवाददाता डॉक्टर अतुल कुमार तिवारी और आकाशवाणी संवाददाता आशुतोष शुक्ला की बातचीत। जनजातीय नेताओं ने आजादी के आंदोलन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बिरसा मुंडा, रामजी गोंड से लेकर अल्लूरी सीताराम राजू के योगदान को देश आज भी याद करता है। इसी योगदान को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। इसके बारे में आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़ रहे हैं केंद्रीय जनजातीय कल्याण मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी। सर, आकाशवाणी समाचार पर आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। सर, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। सर, इसका क्या महत्व है? 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में यह फैसला किया है कि हम राष्ट्र भर में विभिन्न स्थानों पर समय समय पर स्वतंत्रता के लिए युद्ध किए हैं, संघर्ष किए हैं, महानायक के रूप में अपने आप को न्यौछावर किए हैं, वैसे लोगों के प्रति सम्मान देने के दृष्टि से और आदिवासी जनजातीय समुदाय को गौरव महसूस हो, इस दृष्टि से एक तिथि निर्धारित की गई है 15 नवंबर, जिसमें हर साल 15 नवंबर को हम जनजातीय गौरव दिवस मनाएंगे। इस गौरव दिवस में हम देश के समस्त जनजातीय समाज को कैसे आगे बढ़ना है और कैसे इस देश में अपनी भूमिका हमारे पूर्वजों ने आंदोलन के माध्यम से, लड़ाई के माध्यम से, संघर्ष के माध्यम से, बलिदान के माध्यम से इतिहास कायम किया है, हम विकास के माध्यम से उसे सही ढंग से अपने जीवन में उतारे। सर, इस आइडिया की उत्पत्ति कैसे हुई और इसके द्वारा आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? 15 नवंबर की बात करें तो 15 नवंबर को पूरा देश जानता है कि महान स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन है। ऐसे ही लोग मनाते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान के साथ, एक गौरव के साथ कैसे देश के जनजाति समाज सहित पूरा देश मनाए। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच कि हमें उन क्षेत्रों के रहने वाले लोगों के ऐतिहासिक गाथा को प्रस्तुत करते हुए बहुत बड़ी संख्या में विभिन्न स्थानों में लोगों ने अपनी बलिदान दिया है, वैसे लोगों के स्मरण में हम श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रम करें और लोगों को प्रेरित करें कि भविष्य का निर्माण हम सब मिलकर के उन पूर्वजों को सम्मान देते हुए सुनिश्चित करें कि वास्तविक रूप से स्वतंत्रता का जो बलिदान है, उस बलिदान को हम सब अपने तरफ से न केवल गौरव के रूप में मना करके बल्कि संकल्प के रूप में हम मना रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने स्वतंत्रता दिवस 2017 की स्पीच में बोला था कि ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स के लिए म्यूजियम बनाए जाएंगे। सर, इस दिशा में क्या प्रगति हुई है? सभी प्रांतों को, खास करके जनजातीय क्षेत्र के उन सारे प्रांतों को, इसके अलावा भी कई प्रांतों में आंशिक रूप से जहां जनजातीय समाज रहते हैं वैसे स्थानों पर भी लड़ाई का इतिहास है। इसलिए सभी स्थानों पर हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी को जो सोच है उसके आधार पर म्यूजियम बनाने का कार्य को प्रारंभ किया है। अभी 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा के जिस स्थान पर, जिस कारागार में उनकी मृत्यु हुई थी, उसे म्यूजियम के रूप में बनाया गया है। उसका उद्घाटन स्वयं प्रधानमंत्री जी करेंगे ऑनलाइन तरीके से। इसके साथ साथ ही चाहे वो गुजरात हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, उड़ीसा हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो या नॉर्थ ईस्ट के प्रांत मणिपुर, नागालैंड, आसाम, सारे स्थानों पर म्यूजियम बनाने की योजना है ताकि वहाँ स्थानीय स्तर पर देश भर के ऐसी चीजों के सूचनाएं सही तरीके से ग्रामीणों को भी मिले, जनजातीय समाज को भी मिले और देश भर से प्रवास करने वाले, दुनिया से आने वाले लोगों को भी पता चले भूमि कितना उग्र है, कितना जागृत है, जहां लोगों ने बलिदान से अपना इतिहास बनाया। अगर भगवान बिरसा मुंडा के बारे में बात करें तो उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में उलगुलान की बात कही थी, तो आज के जमाने में उलगुलान के क्या मायने हैं? उलगुलान यानी क्रांति का उद्घोष, ये मुंडारी शब्द है जिसको भगवान बिरसा मुंडा ने अपने मुंडा समुदाय को बीच में कहा था। जंगल के बीच में गांव और गांव के इर्द गिर्द में बड़े बड़े पहाड़ी चोटियां, उसमें से एक डोंबारी पहाड़, जहां पर उन्होंने उलगुलान के बारे में कहा था कि उलगुलान शुरू हो गया है, यानी उद्घोष हो गया है, क्रांति का उद्घोष हो गया है।
उन दिनों में अंग्रेजों के खिलाफ में हमारे पूर्वजों ने लड़ाइयां लड़ी भगवान बिरसा मुंडा के नेतृत्व में। लेकिन अब उलगुलान के मायने ये है कि हम आजादी प्राप्त कर चुके हैं और आजादी के बाद अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने अपने समाज और अपने क्षेत्र को विकसित बनाने के लिए शिक्षा में, स्वास्थ्य में, तमाम तरह के रोजगार में, आधारभूत संरचनाओं में हम आत्मनिर्भर बने। तो आज के दिन में नए तरीके से उलगुलान को हम इस तरीके से प्रतिबिंब कर सकते हैं कि हम अपने जीवन के बदलाव को सही ढंग से अपने परिवार के बीच में, समाज के बीच में और राष्ट्र के बीच में प्रतिस्थापित कर सकें। मंत्री जी, आपने बात की उलगुलान को एक उद्घोष के नजरिए से देखा जाए और विकास की धारा से इसको जोड़ा जाए, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने आह्वान कर रखा है। आदिवासी जन कल्याण के लिए जो योजनाएं सरकार ने अब तक चलाई है, उनकी प्रगति के बारे में आप हमारे श्रोताओं को क्या बताना चाहेंगे? ये बात सही है कि आजादी के लंबे कालखंड में जिन चीजों को जनजातीय समाज तक पहुंचाना था, वो पहुंचाने में विलंब भी हुआ है, वो पहुंचाने में हम सफल नहीं हो पाए। सरकार किसकी थी, किसकी नहीं थी, इसकी आलोचना के पीछे हमें जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आवश्यकता इस बात की है कि अब हम कैसे उसको पूरा करें। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की चिंता इसी बात को लेकर है कि सतही तौर पर हम इन सारी चीजों का अनुभव करते हुए उन्हें सही ढंग से वहां तक पहुंचाने के लिए जो हमारी योजनाएं हैं वो पहुंचे। और इसलिए पहली बार प्रयत्न हुआ है कि शिक्षा में सतही शिक्षा हमारा समानुपातिक ढंग से होना चाहिए। और जैसे अभी आपको ध्यान में होगा कि अभी एक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय पूरे देश भर में प्रारंभ किया जा रहा है और यह समरूप शिक्षा, यानी चाहे वो झारखंड में रहने वाले हो या मध्य प्रदेश में रहने वाले हो, महाराष्ट्र में रहने वाले हो या गोवा में रहने वाले हो या नॉर्थ ईस्ट के प्रांतों में, उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर कैसे हम ये सुनिश्चित करते हुए शिक्षा प्रदान करें कि सारे जगह वो अपने एलिजिबिलिटी को सही ढंग से प्रस्तुत कर सके और क्वालिटी एजुकेशन लेकर के वो अपने आप को सही ढंग से प्रतिस्थापित कर सके। और इसलिए सारे स्कूलों को अब सीबीएसई पैटर्न पर कैसे चलाया जाए, इसकी कोशिश की जा रही है और इसी पर निर्णय लिया गया है। आपको ध्यान में होगा कि नई शिक्षा नीति में इन बातों का उल्लेख किया गया है कि विभिन्न प्रांतों के ऐसे भाषाओं को विशेष तौर से महत्व दिया जाना चाहिए जिससे कि उन क्षेत्रों के, वहां के लोगों की गरिमा और भाषा संस्कृति बने रहे। उसी तरीके से स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारा मंत्रालय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर के काम कर रहा है और कुछ स्पेशल हमने प्रोजेक्ट लिए हैं। हमने उसमें सलाहकार नियुक्त किया है। वहाँ ट्राइबल एरिया के लिए, जनजातीय क्षेत्रों के लिए चिकित्सकों की एक एपेक्स बॉडी बनाई है कि वो हमेशा हमें सुझाव दे और जहाँ गैप है उसका एनालिसिस करते हुए हम सही ढंग से स्वास्थ्य में काम कर सके। तो इसी ढंग से रोजगार के लिए उनको एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए किस तरीके से हम प्रोत्साहित कर सकते हैं, रोजगार उन्मुखी कार्यक्रम वो कैसे कर सकते हैं, उनके खेती बाड़ी में और क्या सपोर्ट कर सकते हैं, जंगल और जंगल के उपज उत्पादों को हम कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, उसमें जो जंगल पर आश्रित एक बहुत बड़ी संख्या है उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे करके उन सारे चीजों का बाजार कैसे बना सकते हैं, उसमें वैल्यू एडिशन कैसे कर सकते हैं। ऐसे कई योजनाएं हमारे चल रही है, लेकिन और तीव्र गति से कैसे हम कर सके इसका प्रयत्न लगातार जारी है। और शिक्षा में जिस तरीके से उसी तरीके से रोजगार में और जो वनोपज है उसके लिए हमारा बंधन केंद्र है, हमारा ट्राइफेड एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके माध्यम से हम लगातार काम कर रहे हैं और ट्राइबल आर्टिजन्स जो है उनको और ज्यादा प्रोत्साहित कर रहे हैं ताकि उनको नया बाजार हम दे सके। माननीय मंत्री जी, आपने बात की शिक्षा की, आपने बात की स्वास्थ्य की, आपने बात की रोजगार की। एक और क्षेत्र है जिसमें एनडीए सरकार ने काफी कुछ काम किया है, चाहे वो फॉरेस्ट राइट्स का मामला हो ट्राइबल्स के लिए या फिर वन बंधु कल्याण योजना की बात हो। इस दिशा में क्या कुछ प्रगति हुई है? लगातार हम मॉनिटरिंग करते हैं दो चीजों के बारे में। एक तो पार्लियामेंट ने काफी दिनों के अनुभव के बाद में यह पाया है कि जनजाति समाज वनों से बाहर निकल करके या वनों से अलग करके नहीं जी सकता है। उनका एक आश्रय भी है और प्राकृतिक स्पंदन भी है। उसके लाइफ स्टाइल उसी ढंग से आदिकाल से बना हुआ है और ये जरूरी भी है। दुनिया के लिए आज चिंता का विषय है ग्लोबल वार्मिंग, लेकिन ट्राइबल और ट्राइबल कैरेक्टर एंड ट्राइबल लाइफ को यदि देखें तो हमेशा इस बात की कोशिश करता है कि पर्यावरण, प्रकृति नष्ट न हो।
और इसी बात को ध्यान में रखते हुए फॉरेस्ट राइट एक्ट, क्योंकि शुरुआती दौर से ट्राइबल जंगलों में रह करके इन सारी चीजों को बचाने का काम किया है। देवी देवता इसी में बसते हैं, पेड़ों में पहाड़ों में देवताओं का वास होता है, यह ट्राइबल की मान्यता है। जनजातीय समाज इसका नुकसान नहीं करना चाहता है और मानता है कि यह जंगल हमारा है और हम जंगल के हैं। तो फॉरेस्ट राइट एक्ट के माध्यम से जहां हम काम कर रहे हैं, वहीं इस देश में काफी चर्चा होने के बाद में जो एक पेशा क्षेत्र जिसको कहा जाता है कि अनुसूचित क्षेत्र जिसको कहा जाता है, उन क्षेत्रों में विशेष तरीके से गवर्नेंस का मॉडल कैसे सही ढंग से एस्टेब्लिश्ड हो। अभी हमने 15 से 22 नवंबर के बीच में यह भी एक पखवाड़ा के रूप में जो चल रहा है, उसमें एक यह विषय भी है कि हम पंचायतों को और अधिक विकेंद्रीकृत करते हुए और अधिक एम्पावर करते हुए स्वराज का जो मूल उद्देश्य है उसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं। तो स्वराज के दृष्टि से किसकी क्या भूमिका हो सकती है, ताकि अपनी पंचायत, अपना गांव, अपनी सरकार और अपना देश का भाव स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक हो। झारखंड आपकी कर्मभूमि रही है, काफी अरसे तक वहाँ आप जुड़े रहे हैं। हाल के दिनों में जो वहाँ विकास की स्थिति रही है उसके बारे में आप हमारे श्रोताओं को क्या बताना चाहेंगे? झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ 3 राज्य बने हैं। प्रगति तो स्वाभाविक रूप से हुई है, लेकिन यह प्रगति अभी तक उस रूप में, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे झारखंड हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, क्योंकि यदि हम विकास की बात करें तो ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और आगे बढ़ने की गुंजाइश है और लोगों को रोजगार के साथ जोड़ने की गुंजाइश है। हर किसी के मन में यह व्याकुलता हो कि उन्हें जुड़ने की आवश्यकता है। तो इस समय में मैं यही कहूंगा कि आजादी के लंबे दशक के बाद एक राज्य बनकर मौका मिला है, तो राज्य की जनता खुद अपने हाथों से अपना राज्य बनाने के लिए भूमिका सुनिश्चित करे। हम सब मिलकर के प्रयत्न किए हैं और आगे करते रहेंगे और आने वाले दिनों में भविष्य को हम बेहतर बनाने के लिए अपनी तरफ से पूरा कोशिश करेंगे। भारत सरकार सभी राज्यों को, सभी राज्य के नागरिकों को, हमारे मंत्रालय की यदि हम बात करें तो जनजातीय क्षेत्र और जनजातीय विकास के लिए प्रतिबद्ध है और उस कार्य योजना को धरातल पर पहुंचाने के लिए जितना प्रयत्न हो सकता है हम लगातार कर रहे हैं और परिणाम अब आता हुआ दिखाई दे रहा है। कोरोना काल में निश्चित रूप से कुछ चीजों के बारे में हमारे मन में भी, जनता के मन में भी, देश भर में, दुनिया भर में एक सवाल खड़ा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद हमारा यह विकास का यात्रा लगातार चलते रहेगा और विषम परिस्थितियों में भी इस देश को, देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से नेतृत्व दिया है, लोगों में आत्मविश्वास बढ़ा है और इससे लड़ने के लिए हम सफलता के तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यद्यपि अभी तक कोरोना दुनिया में कई राष्ट्रों में, देश में भी कई केसेस इस तरह के अभी भी आ रहे हैं, हमें सतर्क रहना है, कोरोना से बचना है, कोरोना से लड़ाई लड़ते हुए विकास की नई लकीर खींचे, यही हमारी योजना है। जनजातीय गौरव महोत्सव के साथ साथ आदि महोत्सव भी 17 नवंबर से जुड़ गया है। इसके बारे में आप श्रोताओं को क्या बताना चाहेंगे? जैसे आपको मैंने पहले बताया कि 15 नवंबर से 22 नवंबर तक का कार्यक्रम है, उसी श्रृंखला में 15 दिन का आदि महोत्सव के रूप में मनाने का दिल्ली में निर्णय लिया गया है और उसमें जो 50,000 हमारे बंधन स्वयं सहायता समूह है, उनके जो उत्पाद है एज ए आर्टिजन्स, एज ए वनोपज, वैल्यू एडिशन के जितने भी ऐसे उत्पाद हैं, उन सारे उत्पादों को हम यहाँ पर एक बाजार के रूप में प्रस्तुत करेंगे और वो 15 दिन तक वह उत्सव चलेगा, जिसमें दिल्ली के इर्द गिर्द के सारे लोग जाकर के उसका परचेज कर सकते हैं, आर्टिजन से मिल सकते हैं, बल्क ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और इसके माध्यम से हमारी ये कोशिश है कि रूरल एरिया के जो आर्टिजन्स है उनको सही दाम मिले, सही बाजार मिले और क्वालिटी प्रोडक्शन के लिए हम उन्हें और ज्यादा असिस्ट कर सके, उन्हें आगे बढ़ा सके और रूरल एंटरप्रेन्योरशिप को हम ज्यादा बढ़ावा दें। आज हमारे साथ आकाशवाणी समाचार पर जुड़ रहे थे केंद्रीय जनजातीय कल्याण मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी। हमने उनके साथ जनजातीय गौरव दिवस के बारे में बातचीत की। सर, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे जनजातीय गौरव दिवस पर केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा के साथ आकाशवाणी के विशेष संवाददाता डॉक्टर अतुल कुमार तिवारी और आकाशवाणी संवाददाता आशुतोष शुक्ला की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल
न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com।